मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आप इस मशहूर लेबॉर्ट्री को पहचानते हैं? इस लेबॉर्ट्री में दुनिया का पहला बल्ब इजाद किया गया। जी हाँ, मुझे अंदाज़ा है कि अब आपको मालूम हो गया होगा कि ये लैब एडिसन, जो कि एक बहुत मशहूर साइंसदान थे, उनकी लैब है। और एडिसन ने इस लैब में हज़ारों एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाकर उन्होंने बल्ब को इजाद किया। ये बात 1870 में वाक़या हुई और एडिसन के बल्ब इजाद करने के बाद बहुत से लोगों ने, बहुत सी कंपनियों ने एडिसन के साथ रब्ता किया और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली। लेकिन एडिसन के लिए एक बहुत बड़ा मसला था। बल्ब की रोशनी हासिल करने के लिए ज़रूरी था कि हमारे घरों में बिजली की तरसील यानी ट्रांसमिशन हो सके। लेकिन हमारे घरों में बिजली आएगी कैसे? इसके लिए तो एक पूरा नेटवर्क चाहिए, इसके लिए जनरेशन यूनिट चाहिए, ट्रांसमिशन का नेटवर्क चाहिए और फिर उससे आगे जुड़ा हुआ एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए। एडिसन ने अपनी कमर बांध ली और उन्होंने सबसे पहला इलेक्ट्रिक लाइटनिंग एंड पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिया। मैं आपको उन्हीं की बनाई हुई एक तस्वीर दिखा रहा हूं और उन्होंने बिजली की जनरेशन के लिए एक जंबो डायनेमो जनरेटर बनाया, जिससे बिजली प्रोड्यूस होती थी और उस बिजली को प्रोड्यूस करने के बाद घरों तक पहुंचाने के लिए अंडरग्राउंड केबल्स की मदद ली जाती थी। तो उन्होंने न्यूयॉर्क के शहर में बहुत ज़्यादा केबल्स डाली, उनका एक पूरा नेटवर्क बिछाया जो कि अंडरग्राउंड था। और इस तरीके से एडिसन ने हमारे घरों में बिजली को पहुंचाया और हमारे घरों को रोशन किया। मगर बहुत जल्द एडिसन के लिए एक मसला खड़ा हो गया। एडिसन का सिस्टम डीसी डायरेक्ट करंट इस्तेमाल कर रहा था और हम ये जानते हैं कि करंट चार्जेस का फ्लो होता है। डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करने के लिए एडिसन ने डीसी मोटर्स भी बनाई। इन मोटर्स में कम्यूटेटर्स लगते हैं, बुशेस लगते हैं और कम्प्लेक्स डिज़ाइन की हामिल होती हैं। क्योंकि आज हम घर में जो भी मूविंग डिवाइस देखते हैं उसमें ज़रूर मोटर मौजूद होती है, इसलिए बल्ब के साथ साथ डीसी मोटर का बनाना बहुत ज़रूरी था। डीसी पावर को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और 2 सालों में एडिसन ने 18 पावर प्लांट्स लगा लिए। वो बहुत जल्दी पावर प्लांट्स लगाते जा रहे थे और इसकी वजह शोहरत तो थी, लेकिन उसके साथ एक और मसला भी था। उन्हें हर 1 मील के बाद एक पावर प्लांट लगाना पड़ता था, क्योंकि पावर प्लांट की रेंज बहुत कम होती थी और करंट और वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर पाते थे। एडिसन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे। जब भी वो लो वोल्टेजेस पे 110 वोल्ट और 220 वोल्ट पर हाई करंट केबल्स में से गुजारते थे तो केबल्स में बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन लॉसेस होते थे, बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़ाया होती थी, जिसकी वजह से पावर बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती थी। तो मैं आपको यहाँ पर एक केबल दिखा रहा हूँ जिसके ज़रिए हम डीसी वोल्टेज और करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। डीसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए बहुत मोटी केबल्स का इस्तेमाल होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट गुजरता था, इसीलिए करंट लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होते थे। इस चीज़ ने एडिसन को काफ़ी परेशान करके रखा। लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में उनका हीरो निकोलस टेस्ला आया, जिसने शुरू में उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। वो उनका शागिर्द था और एडिसन के डीसी सिस्टम को बहुत जल्दी उन्होंने बहुत बेहतर बनाया। एडिसन निकोलस टेस्ला से बहुत ज़्यादा मुतासिर था और वो चाहता था कि निकोलस टेस्ला उनके साथ मिलकर काम करे। लेकिन निकोलस टेस्ला ने बहुत जल्दी डीसी पावर सिस्टम की शॉर्टकमिंग्स को देख लिया। टेस्ला ये जानते थे कि अगर उन्होंने बहुत दूर दराज के इलाकों में पावर को, बिजली को लेके जाना है तो उन्हें डीसी करंट और वोल्टेजेस से बाहर निकलकर किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना होगा। उनके जहन में एसी करंट का खाका था, जो कि आज हमारे घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जब उन्होंने एसी करंट के बारे में एडिसन को बताया तो एडिसन को ये आइडिया कुछ ज़्यादा भाया नहीं। उन्होंने टेस्ला को फ़ौरन झिड़क दिया और उन्हें डीसी सिस्टम पर तवज्जो देने को कहा।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डीसी सिस्टम में चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, जबकि एसी सिस्टम में चार्ज ऑसिलेट करते हैं अपनी ही पोजीशन पर बैक एंड फोर्थ। इन्हीं दिनों में एक यूरोपियन साइंटिस्ट ने ट्रांसफार्मर के नाम से एक डिवाइस बनाया। दो किस्म की कॉइल्स होती हैं, एक को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं और एक को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो जब हम यहाँ पर 110 वोल्ट एसी देते हैं इनपुट पर प्राइमरी कॉइल पर, तो सेकेंडरी कॉइल अगर ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो आउटपुट पर हमें वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, इवन किलो वोल्ट्स में भी हमें वोल्टेजेस मिल सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देख रहे हैं जिसमें हमारे पास इनपुट सिग्नल पर इनपुट वोल्टेजेस पर बहुत ज़्यादा कॉइल के टर्न्स नज़र आ रहे हैं और हमारे पास आउटपुट कॉइल के टर्न्स बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेजेस आएंगे, 100 किलो वोल्ट आएंगे और फिर ये उनको स्टेप डाउन करके 110 वोल्ट्स बना देगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम एक पंप के साथ पानी का प्रेशर बढ़ाते हैं, इसी तरीके से स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेजेस और करंट को स्टेप अप कर सकते हैं, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेजेस और करंट को स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो अब अगर आप एसी और डीसी सिस्टम का कंपैरिजन देखें तो आपको समझ आएगी कि टेस्ला क्या चाह रहे थे। हमारे पास यहाँ पर एक डीसी सिस्टम है जिसमें हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पावर को ही स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है। तो हमने जब 100 एम्पियर 480 वोल्ट्स पर यहाँ से भेजें तो हमारे पास केबल्स के थ्रू जब 100 एम्पियर्स गए तो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन लॉसेस हुए, और ट्रांसमिशन लॉसेस करंट की मकदार पर बेस करते हैं। तो अगर करंट ज़्यादा होगा तो आपकी केबल में ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा केबल का, और केबल भी बहुत ज़्यादा मोटी चाहिए। उसके बाद हमारे पास यही करंट घर तक पहुंचेगा। लेकिन अगर आप डीसी सिस्टम की बजाय एसी सिस्टम को देखें तो आपको यहाँ पर एहसास होगा कि हमने 480 वोल्ट्स और 100 एम्पियर करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है। तो हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ज़रिए स्टेप अप किया, और स्टेप अप करने का मतलब यह है कि हमने वोल्टेजेस को बढ़ा दिया। अब आप देखें 4800 वोल्ट्स कर दिए, और क्योंकि पावर हमेशा सेम रहेगी तो हमारा करंट 10 एम्पियर्स रह गया। और अगर आप पावर कैलकुलेट करें तो P = VI होता है। 10 को अगर 4800 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही पावर आएगी जो आपको यहाँ पर मिल रही है। लेकिन हमने क्या किया, करंट कम कर दिया। जब हमने करंट कम किया तो हमें केबल्स भी छोटे साइज़ की चाहिए और उनमें ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए, क्योंकि करंट बहुत कम ट्रैवल कर रहा है। और दूसरी तरफ हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया जिसने 4800 वोल्ट्स को दोबारा 480 वोल्ट्स में कर दिया, और हमारे पास 100 एम्पियर्स जनरेट हो गए। तो जब हमने लॉन्ग रेंज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करनी है तो हम करंट को कम कर देते हैं और वोल्टेजेस को बढ़ा देते हैं। सबसे बड़ा फ़र्क एसी ट्रांसमिशन में हमें यहाँ पर नज़र, जिसकी वजह से एसी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, और इसके लिए हमने ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज़ बनाए, हमने पोल्स बनाए, और मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ पोल्स दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा हाई पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। टेस्ला को अब ज़रूरत थी कि वो अपने इन्वेस्टर्स को ये चीज़ बता सके, तो उन्होंने एक मॉडल बनाया जिसे एग ऑफ कोलंबस मॉडल कहते हैं, जो कि मोटर की तरह रोटेट करता है। जब इसको ऑन किया जाता है तो इसके अंदर ये एक एग है जो रोटेट करना शुरू कर देता है, और इसी तरीके से टेस्ला ने बताया कि हम एसी पावर के ज़रिए भी मोटर बना सकते हैं और फिर उससे मूविंग डिवाइसेस बनाए जा सकते हैं, और ये सब एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से हो रहा है जो कि एसी करंट प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ हम मोटर्स और फिर जनरेटर्स भी बना सकते हैं जो कि एसी करंट को प्रोड्यूस कर सकता है। यूं टेस्ला ने एसी मोटर्स को भी डिज़ाइन किया। आपको यहाँ पर डीसी मोटर और एसी मोटर की शक्ल नज़र आ रही है जिसमें आपको कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आएगा, और इसी तरीके से उन्होंने एसी पावर का ट्रांसमिशन नेटवर्क भी डिज़ाइन किया। एडिसन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, सो उन्होंने एसी करंट के ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू की। उन्होंने जानवरों को और उन कैदियों को जिनको सज़ाए मौत हो चुकी थी उनको एसी करंट के ज़रिए मारना शुरू किया और लोगों को दिखाना शुरू किया कि एसी करंट हमारी बॉडी के लिए कितने ख़तरनाक है, इसको बिल्कुल घरों में ना लाएं और इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। टेस्ला आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा था और उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी वेस्टिंग हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। उन्होंने वहाँ पर डेमो दिया और अपने लिए नए फाइनेंसर ढूंढे।
अब बारी आ रही थी इस चीज़ को मार्केट करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा मेला फेयर 1893 में शिकागो में होना था और उसके लिए टेस्ला ने पहले ही तैयारी कर ली थी। एडिसन ने एक कंपनी शुरू की जिसे GE जनरल इलेक्ट्रिक कहते हैं और आज भी ये दुनिया की मशहूर तरीन कंपनियों से एक कंपनी है और उन्होंने $1 मिलियन की बिड की, जबकि टेस्ला की कंपनी वेस्टिंगहाउस ने $0.5 मिलियन की बिड की। इसका मतलब यह कि आधी कीमत में वो इस फेयर को रोशनी से हमकिनार कर सकते थे, लेकिन एडिसन ने टेस्ला की कंपनी को अपने बल्ब इस्तेमाल करने से रोक दिया। टेस्ला ने बहुत जल्द अपने डिज़ाइन किए हुए बल्ब बनाए जो कि एडिसन के बल्ब से बहुत ज़्यादा रोबस्ट थे और कम एनर्जी लेते थे, और यूं टेस्ला ने शिकागो में होने वाले इस मेले को 4 चांद लगा दिए। वहां पर बहुत से लोग मौजूद थे जिनमें एक लॉर्ड केल्विन भी थे, जिन्होंने AC करंट की ये फतह देखते हुए टेस्ला को इनवाइट किया कि वो नियाग्रा फॉल्स पर पावर प्लांट लगा सके, पानी के ज़रिए बिजली पैदा कर सके, और टेस्ला ने पानी के ज़रिए बिजली पैदा की। उन्होंने नियाग्रा फॉल पर 1896 में 10 जनरेटर्स लगाए जो कि 37,000 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करते थे, और इस पावर को स्टेप अप करके AC नेटवर्क और ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके बहुत दूर दूर के इलाकों पर भेजा गया। और कहा जाता है कि अमेरिका में बाकायदा बिजली का आगाज़ नियाग्रा फॉल के इन पावर प्लांट से हुआ। आज भी हम पानी से बिजली इसी प्रिंसिपल पर बनाते हैं, जब हम पानी को एक टनल के जरिए बहाते हुए टरबाइन पर फेंकते हैं। टरबाइन जैसे ही घूमती है तो उसके साथ लगा जनरेटर का रोटर भी घूमता है और फिर हमें वहां पर 3 फेज पावर मिलती है, जिसको हम स्टेप अप करके ट्रांसफार्मर्स के जरिए पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बात सिर्फ स्टेप अप करने पर ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि आपके घर तक पावर को लाने में मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांसमिशंस हो रही होती हैं जो कि मुख्तलिफ वोल्टेजेस पर काम कर रही होती हैं। यहाँ पर आप देख लें तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि यहाँ पर हाई वोल्टेज पर हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जबकि हम यहाँ पर 69,000 वोल्ट्स पर यानी कम वोल्ट्स पर ट्रांसमिशन कर रहे हैं, और फिर यहाँ पर 7,200 वोल्ट्स पर ट्रांसमिशन कर रहे हैं। और जब आपके घर में वोल्टेज आएगी तो वो सिर्फ 220 वोल्ट्स होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर में पावर को लाने के लिए हमें एक बहुत बड़े ट्रांसमिशन नेटवर्क की ज़रूरत होती है जो पावर प्लांट से बिजली हमारे घरों तक लाता है। लेकिन अब सवाल की बारी है, और सवाल ये है कि हमारे घर में ज़्यादातर चीज़ें DC पावर सप्लाई पर ही क्यों काम करती हैं? क्यों हमें उनको दोबारा कन्वर्ट करना पड़ता है DC में, ताकि हम अपना मोबाइल चला सकें, हम अपना TV चला सकें, हम अपनी बाकी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस चला सकें, वो AC पर डायरेक्टली क्यों नहीं चल सकती? तो मेरे इस सवाल का जवाब ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए।